ड्राइवर ने जो कली दबाई तो वैगन को चबुर्जी क्वार्टरों के पास जा लिया। आंखें देखीं तो मेरी जान में जान आई। ड्राइवर मेरी बदमाशी से बेखबर था। वो तो समझ रहा था कि मैं वक्त की तंगी के पेश नज़र उसे रफ्तार रफ्तार बढ़ाने का कह रहा हूँ। चबुर्जी स्टॉप पे वैगन वाले ने रुकने का इंदिया दिया तो मैंने ड्राइवर को वैगन के पीछे रुकने के लिए कहा। इस शरीफ आदमी ने यह समझा कि मैं शायद 5 सिगरेट के लिए रुका हूँ। एन वैगन के पीछे वो ठहर गया। आंखें मुझसे अब 7-8 फुट ही दूर थीं। ऐसी कुर्बत पाकर मैं उन आंखों में डूब गया। 1 मिनट, 2 मिनट, मैं वैगन के पीछे टिकटिकी बांधे हुए हूँ। ड्राइवर हवनकों की मानिंद कभी घड़ी की जानिब और कभी मेरी जानिब देख रहा है। कुछ ना समझते हुए वो कुछ कहना ही चाह रहा था कि वैगन ने उड़ान भरी और देखते ही देखते ये जा वो जा। अब मैं बौखलाया हुआ ड्राइवर से मुखातिब हूँ। यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी इस वैगन को पकड़ो। वो बेचारा किसी रोबोट की तरह अमल करता हुआ थोड़ी देर में जैन मंदिर स्टॉप पे इस वैगन के पीछे खड़ा था। इस वैगन का पीछा मत छोड़ना, मैंने उसे हुक्म दिया था। वो बेचारा हर स्टॉप पे इसके पीछे खड़ा हो जाता और मैं चिलमन चिलमन वाली आंखों में डुबकी लगा देता। सरकार मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह दरबार के सामने पहुंचकर वो हकलाया हकलाया पूछने लगा, सरकार, आपने एयरपोर्ट जाना है या इसी वैगन के पीछे रेलवे स्टेशन? साथ साथ ही ये भी बताया कि सिर्फ आध घंटा बाकी है। मैंने उन आंखों से आंखें हटाए बगैर जवाब दिया, कराची की फ्लाइट का वक्त गुजर चुका है। तुम सिर्फ और सिर्फ इस वैगन को फॉलो करते रहो। वैगन आगे और टैक्सी पीछे। पैसों की फिक्र न करना, जो मांगोगे मिलेगा। पता नहीं वो क्या समझा और क्या ना समझा, मगर इतना जरूर समझ गया होगा, बुढ़ा ठरकी है। वैगन में फ्रंट सीट वाली लड़की को देख लिया है, उसे पटाने की गर्ज से पीछा कर रहा है। मेरी बात के जवाब में मानी खेज मुस्कुराहट से कहने लगा, फिक्र न करो सरकार, अब वैगन हमारे आगे आगे ही रहेगी। वाकई फिर इसने वैगन को अकेला नहीं छोड़ा। आंखों वाला मामला तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। यही छुआ छुआई और नैनन मिट्टी खेलते खेलते हम स्टेशन के सामने पहुंच गए। यहाँ स्टैंड पे वैगनें एक कतार में खड़ी होती हैं और फिर अपनी अपनी बारी पे सवारियां भर के निकलती हैं। तो मेरे हुक्म के मुताबिक टैक्सी ड्राइवर ने यहाँ भी टैक्सी वैगन के पीछे रखी हुई थी। देखते ही देखते हमारे पीछे इसी रूट की 2 और वैगनें पहुंच जाईं। वैगन के पीछे कतार में टैक्सी, सामान और मुझे देखकर अगली वैगन और पिछली वैगनों वाले ड्राइवर हमारे पास आ गए। अगली वैगन वाला, वो बेसब्रा साफ सुथरे कपड़ों और चेहरे मोहरे वाला ड्राइवर, मुझे गहरी नजरों से तोलता हुआ टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब हुआ, ये टैक्सियों का अड्डा नहीं है, वैगनों का है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, चाचा जी, आप शाहनूर से मेरे आगे आगे थे, फिर समनाबाद मोड़ से यहाँ स्टेशन तक मेरे पीछे पीछे। वैगन में आपका कोई बंदा था या? मैं क्या जवाब देता? 4-5 ड्राइवर कंडक्टर इकट्ठे हो चुके थे। सच कहे बिना और ना झूठ बोले बिना जान छूटे। ऐसी सूरत हाल अगर कभी पैदा हो जाए तो मैं सच कहने में ही बेहतरी समझता हूँ, चाहे इससे मुझे कैसा ही नुकसान हो। मैंने जी कड़ा करके इस वैगन की जानिब इशारा करके कहा, बेटा, दरअसल मुझे वैगन वाली खूबसूरत आंखों ने बड़ा मुतासिर किया। बस मैं बेखुद सा होकर तुम्हारी वैगन का पीछा करने पर मजबूर हो गया। वो पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से घूरता रहा, फिर इंतहाई तल्ख लहजे में धाड़ा, बुजुर्गो, हया करो, कम से कम अपनी उम्र और चिट्टी दाढ़ी का ही ख्याल कर लो। वो मेरे साथ बैठी हुई इस वैगन की मालकिन है। इसका खावन पुलिस में अफसर था, एक मुकाबले में शहीद हो गया। 3 बच्चों की माँ है। महकमे ने उसकी मदद के लिए रकम दी है। इसने बच्चों की तालीम और तरबियत और घरेलू अखराजात पूरे करने की गर्ज से वैगन डाल ली। आज पहले दिन ये वैगन रोड पे आई है और वो बिस्मिल्लाह के लिए मेरे साथ वैगन पे बैठी है। वो आपकी बेटी के बराबर है। बेटियां खूबसूरत और खूबसूरत आंखों वाली भी होती हैं। क्या माँ बाप उनकी आंखों पे फरिश्ता होकर सड़कों पे उनका पीछा करते हैं? मैं शरीफ आदमी की ये बातें सुन रहा था और मुसलसल सामने उस चिलमन वाली आंखों को भी देख रहा था। इन हालात में मैंने अपनी सफाई में कुछ कहना मुनासिब न समझा। नजरें सामने आंखों पे जमाए हुए मैंने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह मुझे माफ करे और तुम भी मुझे माफ कर दो। वापसी घर तक सारा रास्ता टैक्सी ड्राइवर खामोश रहा और मैं भी, कि मैं चश्मे तसव्वुर से उन्हीं चश्मे आहू को देख रहा था। चश्मे आहू, चश्मे लैला, प्यासी नजरें, दीद की दीवानी, तरसती आंखें, पागल अखियां, निगाह शौक, हसरत दीदार, नैना बरसें रिमझिम रिमझिम।
अखियों को रहने दो अखियों के आसपास, नैन नगरी, नैन झरोके वगैरह वगैरह। इसी नौ के बेशुमार अल्फाज और मिसरे आपको ट्रकों, वैगनों, रिक्शाओं के पीछे पड़ने के लिए और बड़ी बड़ी रंग रंगीली, कटीली, नशीली आंखें आंखें देखने को मिलेंगी। सफर के साथ साथ ड्राइवर और सवारियों का टाइम पास होता रहता है। बात उस आर्टिस्ट के स्टूडियो के एक कोने में बेएहतियाती से पड़ी हुई आंखों की तस्वीर की हो रही थी, जिसकी गैर मामूली कशिश ने मुझे बेखुद सा कर दिया, और मैं बाहर जाने के बजाय इस कोने पे पहुंचकर इस कैनवस पे झुका हुआ था। ये शायद चारकोल से बनाया हुआ स्केच था। आंखें वाजे, जबकि माथा और बाकी चेहरा धुंधलके में डूबा हुआ था। यही अमल और बर्ताव इसकी अक्सर तस्वीर में नुमाया था। लगता था उसे महज आंखों से एक ताल्लुक खास है, बाकी तमाम चेहरा और दीगर अज़ा इसके लिए गैर अहम से हैं। आंख की कशिश और सहरंगेजी में जहां बेज़वी बनावट, नरगसी अंदाज, डेले की नीलगूं सफेदी, करीने की गोलाई, गहराई, नीले, सुर्ख, सब्ज, ऊधे, शरबती रंगों का दिलफरेब इम्तजाज और पुतली का स्याह मरकजी टिकाऊ नुक्ता अहम किरदार अदा करते हैं, वहीं आंख के कोने की गुलाबी जड़, नकरई आब किताब, खुमीदा लाम्बी मुशगान और खिंचे कटार अबरुओं का एजाज भी शामिल होता है। ये सब असनाफ, औसाफ और जमाल मिलकर सहर आफरीनी और मकनातीसी तासुर का मौजब बनते हैं, और ये भी कि साहिब चश्म नज़र अपनी ज़ातो हशम, विचार और एहसासात में कैसा ज़की और फसीह है। इसकी वक्ती जज्बाती कैफियत किस ओज और नौ की हैं। ऐसी सिरियत और मकनातीसियत बूम सांप में बदरजा अतम और बिल्ली कुत्ते में आम तौर पे मौजूद होती हैं, जबकि बाज मखसूस इंसानों, जिन्नों की आंखें भी इस बेपनाह कुव्वत वाली मकनातीसियत से तहजीब होती हैं। इस पुरअसर और हमा असरार इल्म को बकदर शौक़ व इस्तकामत नसीब में हो तो किसी पीर उस्ताद की ज़ेर हिदायत हासिल भी किया जा सकता है। इल्म तन्वीम यानी मेस्मरिज्म, रैकी, हीलिंग के माहिरीन आमिल इस कुव्वत से बीमार और नाआसूदा इंसानियत की खिदमत करते रहते हैं। अखियों के झरोके। पैरानॉर्मल और पैरा सुपर साइंसेस जहां और बहुत सी कुव्वतों की मुतकाजी होती हैं, वहीं आंखों की इस कुव्वत के मरहून मिन्नत भी ठहरती हैं, बल्कि शिफा और शिफात की बारिश का पहला कतरा यही शिफा बार तवानाई होती है। रब्बुल हिकमत ने ये शिफाई तवानाई पुतली यानी आंख के नन्हे से मसूर के दाने बराबर मरकजी नुक्ते में अजीब सी हिकमत और सूरत पोशीदा रखी है। बस साहिब नज़र के तसर्रुफ पे मुनहसर है कि इसे किस अंदाज़ो तौर काम में लाता है। बसरी क़ुव्वत व असरार के एक बहुत बड़े आलिम व आमिल रईस अमरूही मरहूम व मग़फ़ूर भी थे। उन्होंने दीगर खिफ्ता और नहिफ्ता उलूम के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। उलूम उलवी के अलावा सहर बाबली के भी अजल आलिम थे। मौक्किलात, जिन्नात और रिजाल गायब से दोस्तियां भी थीं और उनसे काम भी लेते थे। इल्म तनवीम व बसीरत पे लिखा भी बहुत कुछ और सिखाया पढ़ाया भी बहुत था। वो अपने मखसूस तालिब इल्मों को बनफ्से नफीस मशक़ें करवाया करते थे। अपने इब्तदाई दौर में भी मुझे उनसे कुछ सीखने का शर्फ नसीब हुआ। उन ऐसा माहिर रूहानियात, आलिम इंसानियत और अखलाकियत, इंशा परवाज और जूदगो बेबदल शायर कम अज़ कम बर्र सग़ीर पाक व हिंद में तो पैदा नहीं हुआ। हवासे खमसा की तरबियत और तहजीब के में आंखें यानी क़ुव्वत बसरा बड़ी खसूसियात की हामिल है, ख़ास तौर पे जब इससे हयातियाती, नफ्सियाती और रूहानी मसाइल की आसूदगी के लिए बतौर शिफाई तवानाई काम लिया जाता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिस तरह मुख्तलिफ वर्जिशें और तरीक़े हैं, इसी तरह निगाह में तबो-ताब जावेदाना पैदा करने के लिए भी मुख्तलिफ नौ की पुरस्कार मशक़ें हैं, वो भी ऐसी कि जिनके लिए बड़े सब्र, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है। थोड़ दिला जल्द नताइज और मनफी मफाद हासिल करने का मुतमन्नी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इस सिलसिले पे मजीद बात करने से पेशतर ये जानना और समझना अज़बस ज़रूरी है कि इंसानी अच्छाई, बुराई, इल्म फ़न, क़द्र मयार, नफ़ी व इस्बात और अक्ल व शऊर का पहला सद दरवाज़ा आँख ही है।
اس کے بعد اور ذیلی دروازے، کھڑکیاں، یعنی نیت، احساسات و جذبات، مختلف رویے، اظہارات و عزائم وجود میں آتے ہیں۔ ان کے ورود میں دیگر اعصاب و حسیات کا عمل دخل بھی ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہا کہ علم و علم کوئی بھی ہو، اول ظاہری آنکھ کی تربیت، تہذیب ضروری ہے، خاص طور پہ سر علم اور علم باطنیہ کے لیے تو بے حد اہم ہے۔ میں نے بھی اس سلسلے کی پہلی بصری تربیت جو حاصل کی وہ خود بینی یا خود عکسی تھی۔ اس مشق میں طالب علم اپنے چہرے کے عکس کو 3-4 قدم دور کسی چوبی تختے یا دیوار پہ آویزاں آئینے میں بن آنکھیں جھپکے مسلسل دیکھنا ہوتا ہے۔ اس عمل میں 18 انچ لمبائی چوڑائی کا آئینہ جس روح نقرہ سے آب دی گئی ہو اور اور خوب شفاف و سیقل کیا ہو کام میں لایا جاتا ہے۔ علیہ صبح و نماز کے بعد جب آفتاب کی نوزائیدہ کرنیں کھل رہی ہوں، اس مشکل مشق کو شروع کیا جاتا ہے۔ نرم نرم دودھیائی کرنیں آپ کے چہرے پہ چکا چوندی کر رہی ہوں اور آپ سامنے آئینے میں اپنی ہی آنکھوں میں نظریں جمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ شروع میں تو چند لمحے بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تاہم آہستہ آہستہ دورانیہ بڑھاتے رہنے سے منٹوں اور گھنٹوں تک کی مشق ہو جاتی ہے۔ یہ عمل ایسا کٹھن اور صبر آزما کہ کسی استاد کامل کی رہبری اور استعانت کے بغیر اس کا پایہ تکمیل تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ استاد لوگ عموماً اپنی نگرانی میں اس کی ریاضت کرواتے ہیں۔ اس میں سمے سمت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سر کی طرح اگر سمے اترا ہو، یہ مشق تو کیا اور کوئی بھی مشقت، مجاہدہ، وظیفہ، عمل، چلہ، ریاضت و ورزش، کوشش وغیرہ سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ خود بینی یا خود عکسی ایک طرح کی بنیادی مشق ہے جسے آپ کھلی آنکھ کا مراقبہ کہہ سکتے ہیں۔ اس مشق سے مادی اور ظاہری جسم و اعضاء کے پرت کھلتے سے محسوس ہوتے ہیں، دماغ کی بند وریدیں اور اپنے معائب و محاسن سے آگاہی کا چلن ملتا ہے۔ جبلی جانور اپنی کھال سے باہر نکلتا محسوس ہوتا ہے، تحمل، بردباری، برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ شعور اور لاشعور کے روش، نیم روشن اور گھپ اندھیرے، بند اور کھلی غاروں، کانوں کے اندر دور تک دیکھنے، جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یکسوئی، یکتائی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کے مرکزیت محسوس کرنے کا ادراک جنم لیتا ہے۔ دیدگی میں ٹھہراؤ اور ٹھکانہ کرتے ہیں۔ آنکھ کے ڈیلے کے ڈول کا ڈولنا اور اوپر کی جھلی کا جھولنا ٹھہر جاتا ہے۔ آنکھوں کی جڑوں میں آنسوؤں کے نمدار سوتے ساکت ہو جاتے ہیں۔ سوچ، خیال اور ارادہ یکجا ہو کر بصارت میں مقناطیسیت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ بس یہی وہ مقناطیسی توانائی ہے جو مقابل کو مسخر کرتی ہے اور مسیحائی کہلاتی ہے۔ مومن کی نگاہ میں ہوتی ہے تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ مجاہد کی آنکھ میں شمشیر بن کر لہراتی ہے۔ چارہ گر کے ہاں ناخن تدبیر کی طرح کام کرتی ہے۔ حکیم حاذق کے ہاں دست شفا اور ولی کے تصرف ولایت درویش کی درد دروں ہوتی ہے۔ اور اگر یہ عشق و عمل راست فکر و فہامت کا متقاضی نہ ہو تو پھر یہی توانائی اور تاب منفی اثرات کی حامل ہو جاتی ہے۔ بدطینت، بدقماش اور بدنصیب سفلی علم والے عامل بابے اس سے جائز و ناجائز کام لیتے ہیں۔ معمول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہپناٹائز کے عمل سے اس کے دماغ کو سن کر دینے کے بعد اس کی مثبت سوچ اور خیالات اور ارادوں کو گڈمڈ کر دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں ابلیسی استعانت سے ایسی پر اثر اور ہولناک ہوتی ہیں کہ مقابل کے دل میں ایک ہیبت اور خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا لاشعور اور شعور اس کی شیطانی اسراریت کے زیر اثر آ جاتا ہے اور پھر یہ معمول وہی سوچتا، چاہتا اور کرتا ہے جو یہ شیطان کا چیلا اسے چاہتا ہے۔ نظر بندی، جادو، شعبدہ گری اور کالے علم کے اکثر و بیشتر مظاہرات اسی آنکھ کی قوت کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ نظر کا لگنا، لرزنا، خوف زدہ ہونا، ہذیان بکنا وغیرہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ اس خود بینی یا خود عکسی کے علاوہ اور بھی جو ظاہری تربیتی عمل یا ریاضت ہوتی ہے وہ بھی بیشتر بصری اور ذہنی ہوتی ہے۔ مثلا نقطہ بینی، شمع بینی، سایہ بینی، آفتاب و ماہتاب بینی،
گرہن بینی، طلوع و غروب بینی وغیرہ۔ اسی طرح آتش اور قلزم بینی بھی ہوتی ہے۔ یہ سارے عمل و اہداف محض آنکھوں کی روحانی قوت بڑھانے اور ان کے مظاہری خیر و برکت کی تسخیر کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بدبخت اس محنت و عمل کو منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی مذموم فعل ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کھانا پکانے کے لیے جلائی جانے والی آگ اٹھا کر کوئی کسی کے دامن یا آشیانے پہ پھینک دے، یا پھل ترکاری کاٹنے والی چھری سے کسی کا پیٹ پھاڑ ڈالے۔